हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उष्मा बजट। देखिए, उष्मा बजट क्या होती है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि भूगोल में जो है उष्मा बजट क्या है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीट बजट क्या होती है। कहते हैं सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर जो है लघु तरंगों के रूप में आता है। यानी देखा जाए तो सौर विकिरणों का वह भाग जो पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आता है, यानी छोटे छोटे तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आता है, सूर्य ताप कहलाता है। ये तो आपको ने पहले भी जान चुके हो। पृथ्वी पर अन्य वस्तुओं को जो भांति ताप जो है ऊर्जा विकिरित करती रहती है, इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी जो वस्तुओं की भांति ताप ऊर्जा जो है विकिरित करती रहती है, उसे ही हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान हमेशा स्थिर रहता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी की सतह का जो है औसत वार्षिक ताप हमेशा ही स्थिर रहता है, और इसका प्रमुख कारण है सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलित का होना। यानी इसी संतुलन जो होता है दोनों के बीचों में, उसी संतुलन को जो है उष्मा बजट हम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो है सूर्य तप जो है पार्थिव विकिरणों के बीच में जो संतुलन पैदा होती है, उसी को जो हम क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। तो ये आपको लिए बहुत क्लैरिटी हो जाएगा कि दोनों ही, यानी सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच के संतुलन को ही हम उष्मा बजट के रूप में जानते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि उष्मा बजट जो सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलन को दर्शाने वाला जो है डायग्राम यहाँ प्रस्तुत है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं उष्मा बजट जो है सूर्य और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आप देख सकते हो कि जो है वायुमंडल प्रवेश करने वाले सौर विकिरण जो हैं आंतरिक वायुमंडल में कैसे प्रवेश करते हैं, कुल प्रवर्तित कितने रहते हैं, अवशोषण कितनी होती है, पृथ्वी पर कितनी हो रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अवशोषण वायुमंडल वाले जो है विकिरणों को जो है अवशोषित बाहर जाने वाले सौर विकिरणों को भी दर्शाई गई है। तो ये डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलित जो है पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण डायग्राम यहाँ पर प्रस्तुत है। इसी बात को जानने के लिए यदि हम कल्पना करें तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर सूर्य ताप की जो है 100 इकाई प्राप्त हो रही है, और इसमें से लगभग 35 इकाई पृथ्वी तल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जो है कहते हैं ऊपरी सीमा से सूर्य के अस्त की जो है 100 इकाई प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें से लगभग 35 इकाई जो है पृथ्वी तल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। और इन 35 इकाइयों में से 6 इकाई वायुमंडल की ऊपरी सीमा से अंतरिक्ष को परिवर्तित हो जाता है, और 27 इकाइयाँ जो होते हैं बदलों द्वारा जो है 2 इकाई धरातल के हिम और बर्फ से ढके क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित हो जाती है। शेष 65 जो है 65, यानी देखा जाए तो यहाँ पर 100 में से अगर 35 अगर आप माइनस करते हो तो 65 जो इकाइयाँ हैं उनमें से 51 इकाइयाँ सीधे ही भूतल को प्राप्त होती है, यानी भूतल को जो है 51 इकाई प्राप्त होती है, और 14 इकाइयों के जो है वायुमंडल के विभिन्न गैस जलवाष्प और धूल कण अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हो अगर 100% हम ले यहाँ पर तो जो है 23 इकाइयाँ में तो इनका इसी क्षेत्र में आता है, लगभग पृथ्वी तल पर ही आ जाता है। अगर उसमें से अगर हम 35 माइनस कर दें 100 में से तो 65 बच जाता है, तो 65 का भी विभाजन हो जाता है, यानी 65 जो होता है सीधे पृथ्वी तल की जो है 51% आता है, और 14% जो है वायुमंडल के विभिन्न गैस जैसे जलवाष्प धूल कण आदि अवशोषित कर लेती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। अगर देखा जाए सूर्य ताप द्वारा प्राप्त 51 इकाइयों को पृथ्वी भी पार्थिव विकिरणों के रूप में लौटा देती है, और इन 51 इकाइयों में से 34 इकाइयाँ जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित होकर ली जाती है, और शेष 17 इकाई जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहती है जो यहाँ पर बताई गई है। यदि बात हम करें वायुमंडल की अवशोषित की गई 48 इकाइयाँ, यानी 14 जो होती है सूर्य ताप की ओर और 34 पार्थिव विकिरणों की ओर होती है, और यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन कर देती है, और इस प्रकार जो है उष्मा के 65 इकाइयाँ जिन्हें वायुमंडल में प्रवेश किया था अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है, और इससे जो है सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के मध्य एक संतुलन बना रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच एक मध्य जो है संतुलित
बना जाता है, उसी को हम जो है बजट ऊष्मा कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर पॉइंट के रूप में भी दर्शाया गया है कि सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के मध्य बने संतुलन को जो है ऊष्मा बजट कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्णता यहाँ पर रखती है। आगे जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। चलिए देखते हैं जो है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन क्या है। हमारे समक्ष आया है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो है संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलन बना रहता है, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है, परंतु यह संतुलन विभिन्न जो है अक्षांशों के मध्य कायम नहीं रह पाता है। यानी सभी के समक्ष जो है अक्षांशों के बीच ये जो संतुलन है वो जो है कायम नहीं रह पाता। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सूर्य ताप की मात्रा और पार्थिव विकिरणों का सीधा संबंध अक्षांशों से ही है। कहते हैं ऊष्मा कटिबंधीय जो है प्रदेश में सूर्य ताप की मात्रा पार्थिव विकिरणों से अधिक होती है। यानी देखा जाए तो कटिबंधीय प्रदेश जहाँ होती है वहाँ पर जो है सूर्य ताप की मात्रा पार्थिव विकिरणों से कहीं अधिक होती है। इसलिए यह जो है अतिरिक्त जो है ताप का क्षेत्र होता है और ध्रुवीय क्षेत्र में ताप प्राप्ति ताप हर्ष की अपेक्षा कम हो जाती है। अंततः यह ताप जो है अभाव का प्रदेश है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ताप का हर्ष हो जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ ताप का काफ़ी जो है अभाव पाया जाता है। और इस प्रकार सूर्य ताप विभिन्न अक्षांशों के मध्य जो है ऊष्मा असंतुलन पैदा कर देती है। तो ये जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका जो है सूर्य ताप विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा जो है असंतुलन पैदा कर देती है। धरातलीय पवनों और महासागरीय धरातल अतिरिक्त जो है ताप क्षेत्र से ताप अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करके इसे असंतुलन को कुछ सीमा तक कम जरूर किया जा सकता है, और इसी को सामान्य तक जो है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन क्या होती है। यानी जो ये बढ़ाव उतार और चढ़ाव जो होती है, जो ऊष्मा के हर्ष होती है, ठीक है, और ये सब ताप के अभाव के कारण ऐसे क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इस प्रकार सूर्य ताप के विभिन्न अक्षों के मध्य ऊष्मा के जो असंतुलित पैदा करता है। धरातलीय पवनों और महासागरीय धरातल जो है अतिरिक्त ताप क्षेत्र के ताप प्रभाव को क्षेत्र की ऊष्मा का स्थानांतरण करके इस संतुलन को कुछ सीमा तक जरूर कम कर देते हैं, और इसी के जो सीमा तक कम करते उसी को ही जो है हम नाम देते हैं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है यहाँ पर। इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर डायग्राम जो है बिल्कुल साफ दिखाया गया है कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वरिगामी, ठीक है, अंतः प्रवेशीय, तो यहाँ कमी दिखा रही है, यहाँ अत्यधिक दिखा रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि इसके जो है कमी कब होगी और अधिक जो है तापमान कब होगी, तभी जो है अक्षांशीय ऊष्मा जो है संतुलित पैदा अपने आप को कर सकता है। यही बात हर जगह ये लागू होती है कि संतुलन जब तक रहेगा नहीं, चाहे हमारा शरीर हो चाहे हमारा पृथ्वी हो, दोनों में संतुलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये संतुलित नहीं रहेगी तो न जाने कितने प्रकार के जो है विकारें पैदा हो सकती है।